मेरी समझ में नहीं आता विनय, तुम्हें मुझसे क्या समस्या है? तुम हर छोटी छोटी बात पर मेरे कारोबार में अड़चन क्यों लगाते हो? मैं कोई अड़चन नहीं लगा रहा हूँ भैया। मैं सिर्फ माँ की दवाइयों और उनके स्वास्थ्य की बात कर रहा हूँ। आपको याद है, माँ की दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। तभी सूर्यकांत गुस्से से बोलता है। दवाइयाँ मुफ्त में नहीं आती विनय, पैसों की आती हैं। और तुम क्यों नहीं माँ की जरूरतों का ख्याल रखते? तुम तो वैसे भी कोई काम नहीं करते। मैं काम करना चाहता हूँ भैया, पर कोई काम शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए, जो आप सालों से टाल रहे हैं। मैंने आपसे कितनी बार पैसे मांगे और आपने मुझे हर बार अनपढ़ कहकर अपमानित करते आए हैं। पैसे मेहनत से कमाए जाते हैं, अनपढ़ कहीं के। दोनों भाइयों के बीच घरेलू समस्या का बहस बहुत देर से चल रही थी। ये सब देखकर शारदा देवी, विनय और सूर्यकांत की माँ पलंग से उठकर दोनों भाई को समझाती हैं। चुप रहो सूर्यकांत, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि तुम अपने छोटे भाई से ऐसे बात करो? बेटा, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। सूर्यकांत व्यंग से बोलता है। झूठ मत बोलो माँ, सच तो यह है कि आप हमेशा विनय का ही पक्ष लेती आई हो। पिताजी ऊपर जाने से पहले सारा कारोबार मुझे सौंपा, तब भी आपने कहा था कि मुझे विनय को भी हिस्सा देना होगा, और अभी भी आप मुझको ही डांट रही हैं। भैया, आपको माँ से इस तरह अपमानजनक तरीके से बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अरे तू कौन से अधिकार की बात कर रहा है? थोड़े दिन पहले तूने ही एक कागज पर अंगूठा लगाया था, और उस कागज में साफ साफ लिखा था कि तू अपनी मर्जी से सारी पैतृक जमीन मेरे नाम कर रहा है। शारदा देवी और विनय सूर्यकांत की ऐसी बात सुनकर हैरानी से बोला। भैया, आपने मुझसे कागज पर धोखे से अंगूठा लगवाया ताकि आने वाला समय में सारा हक आपका हो। देखना भैया, आपको इस धोखे की सबक एक दिन मिलकर रहेगा। ऊपर वाले सब देख रहे हैं। तभी सूर्यकांत हंसते हुए बोला। जिसे तुम धोखा कहते हो विनय, उसे चालाकी कहते हैं। ये सब सुनकर माँ निराश होकर सूर्यकांत से कहती हैं। बेटा, मुझसे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तेरे पिता ने तुझ पर कितना भरोसा किया था, लेकिन आज तुमने वो भरोसा तोड़ ही डाला। तभी सूर्यकांत अहंकार भरे आवाज में कहता है। मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ माँ, लेकिन अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी और विनय की शक्ल अपने घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम दोनों खुद अपने आप मेरे घर से बाहर चले जाओ। मेरा अब तुम दोनों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। सूर्यकांत की पत्नी सावित्री चुपचाप खड़ी ये सब देखती रही, और विनय अपनी माँ को सहारा देता है। माँ की आंखों में गहरा दुख थे। वे दोनों उस घर से बाहर निकल जाते हैं और गांव के पीछे की तरफ एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। विनय अपनी माँ के लिए दूसरों के खेतों में खूब मेहनत करता है, पर गरीबी कम नहीं होती। एक दिन विनय अपनी माँ से कहता है। माँ, अब तो रामू काका ने भी राशन देने से मना कर दिया है। अब क्या करूं? घर के लिए राशन कहाँ से लाऊं? तभी शारदा देवी कुछ देर सोचने के बाद बोलती हैं। बेटा, अब एक ही रास्ता है। तुम अपने बड़े भाई सूर्यकांत के पास जाओ और उनसे कुछ पैसे उधार ले आओ। पर माँ, मुझे नहीं लगता कि भैया मुझे पैसा देंगे। तू एक बार जाकर तो देख, वो पैसा देने से मना नहीं करेगा। विनय ऐसा ही करता है। अपनी माँ की बात मानकर अपने बड़े भाई के घर जाता है और मदद मांगता है। भैया, कल से घर में कुछ भी खाने को नहीं बना है और माँ की तबीयत भी बहुत खराब है। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, और जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको लौटा दूंगा। विनय की हालत के बारे में जानते हुए फिर भी सूर्यकांत कठोरता से बोलता है। मैं क्या तुझे खजाने का मालिक नजर आता हूँ? काम चोरी तू करे और तेरे सारे खर्चे मैं उठाऊं? भाग जा यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है तेरे लिए। ठीक है भैया, आप मुझे पैसे उधार मत दीजिए, लेकिन माँ ने आपको बुलाया था। माँ आपको कोई जरूरी बात बताना चाहती हैं। मुझे माँ की कोई जरूरी बात नहीं सुननी। तू चुपचाप यहाँ से चला जा, और हाँ, दोबारा यहाँ कभी मत आना, समझा? काम चोर कहीं के। विनय अपने भैया की कठोरता भरी बात सुनकर चुपचाप उदास होकर वहां से अपनी टूटी झोपड़ी की तरफ चला जाता है। सूर्यकांत की पत्नी सावित्री उसे माँ के पास जाने के लिए कहती है, ये सोचकर कि शायद कोई जायदाद की बात हो। सूर्यकांत लालच में आकर विनय के पीछे पीछे जाने लगता है और झोपड़ी के बाहर छुपकर उनकी बात सुनने लगता है। बेटा, हम भूखे रह लेंगे,
मैं बिन दवाई के भी रह लूंगी, लेकिन आज के बाद तुम सूर्यकांत से बिल्कुल भी बात मत करना और ना ही उसके पास कभी जाना। माँ, मुझसे आपकी बस यही हालत देखी नहीं जाती। मेरी बात ध्यान से सुन बेटा, दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तेरे दादाजी अपने जमाने में बहुत अमीर थे। उन्होंने अपना सारा धन एक खुफिया जगह पर छुपा दिया था। तभी विनय उत्सुकता से पूछते हैं, और फिर क्या हुआ माँ? और फिर तेरे पिताजी भी उस धन की तलाश में निकले, पर उस धन को ना तो ला पाए और ना ही खुद जिंदा वापस आ पाए। पर माँ, वो धन कहाँ पर है? अपने गांव के पास जो शमशान घाट का खतरनाक जंगल है, उसी जंगल में एक गुफा के अंदर है। उस धन को लाना आसान नहीं है। आज तक जो भी उस धन की तलाश में गया है, वो या तो मरकर लौटा है या फिर लौटा ही नहीं। पर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन सच्चा है, तुम वो धन ला सकते हो। बाहर से ये सब सुनकर सूर्यकांत मन ही मन हंस पड़ा और खुद से बोला, हाथ तो तुम्हें मेरे सामने फैलाना ही पड़ेगा। विनय तो 2 दिन बाद जाएगा। मैं विनय से पहले ही वह धन ले जाऊंगा। यह सारा धन अब मेरा होगा। सूर्यकांत मन ही मन इतना सोचकर तुरंत अपने घर चला जाता है और अगले ही दिन गुप्त धन की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ता है। सूर्यकांत जंगल में प्रवेश करता है। उसे चलते चलते रात हो जाती है। अरे मैं सुबह से चलता ही जा रहा हूँ पर इस जंगल से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ। तभी उसे दूर एक रोशनी नजर आती है। अरे वाह, क्या बात है, वहाँ तो रोशनी नजर आ रही है। लगता है शायद वहाँ कोई रुकने की जगह है। इतना बोलकर सूर्यकांत उस झोपड़ी के पास जाता है। तभी वहाँ एक लंबा चौड़ा अजीब सा दिखने वाला आदमी आता है। आदमी को देखकर सूर्यकांत उससे कहता है, भाई साहब, मैं एक मुसाफिर हूँ, मुझे यहाँ ठहरने की जगह मिल जाएगी क्या? तभी आदमी बोलते हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल मिल जाएगी। तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो। इतना बोलकर आदमी अपने मन में सोचता है, वाह, नया शिकार। आज तो इस इंसान का खून पीकर मजा ही आ जाएगा। और इधर सूर्यकांत भी इस आदमी को देखकर मन ही मन बोलता है, यह आदमी तो बड़ा ही अजीब सा है। जरूर दाल में कुछ न कुछ काला है। मैं एक बार इसका पीछा करके देखता हूँ। आदमी खाने पीने का प्रबंध करने जाते ही सूर्यकांत उसका पीछा करने लगता है और तभी देखता है कि वो आदमी एक बड़े जानवर को पकड़कर उसका खून पी रहा है। सूर्यकांत ये देखकर डर जाते हैं और खुद से बोलता है, यह तो एक आदमखोर है, मुझे यहाँ से भागना होगा। सूर्यकांत डरकर वहाँ से तेजी से भागता है और भागते भागते जंगल के पार वो उस गुफा के सामने पहुँच जाता है और वहाँ राहत की सांस लेता है और बोलता है, अरे बाप रे, आज तो मरते मरते बचा, नहीं तो वो आदमखोर उस जानवर के बदले मेरा ही खून पी जाता। मैं जंगल तो पार हो गया, जरूर धन इसी गुफा में होगा। सूर्यकांत इतना बोलकर गुफा के अंदर जाता है। अंदर जाते ही उसके सामने 2 रास्ते आ जाते हैं। एक में पूरा अंधेरा था और दूसरे रास्ते में उजाला आ रहा था। ये देखकर सूर्यकांत को समझ नहीं आ रहा था कि खजाना कौन से रास्ते में है। जरूर गुप्त धन उजाले वाले रास्ते में ही होगा। मुझे इसी उजाले वाले रास्ता में जाना चाहिए। इतना बोलकर सूर्यकांत लालच में आकर उजाले वाले रास्ते में चला जाता है, लेकिन तभी वो रास्ता टूट जाता है और वो एक गहरे कुएं में गिर जाता है और चीख कर बोलते हैं, मैं तो इस कुएं में गिर गया। यहाँ तो मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। बचा लो ऊपर वाले, मेरी मदद करो। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सूर्यकांत भूख और प्यास के कारण बुरी तरह तड़पने लगता है और इधर विनय अपनी माँ का बंदोबस्त करके अपने सफर के लिए निकल गया। चलते चलते वो उसी जंगल में और फिर उसी झोपड़ी के पास पहुँच गया। विनय झोपड़ी को देखकर मन ही मन सोचते हैं, मुझे यहाँ सुबह से चलते चलते रात हो गई। रास्ते में कोई नहीं मिला और ना ही कोई झोपड़ी दिखी, लेकिन यहाँ झोपड़ी। विनय मन में सोच ही रहा था कि तभी वहाँ वही आदमखोर आ जाता है और क्रोधित से बोलता है, तुम इंसान मुझे मूर्ख समझते हो ना? 2 दिन पहले भी एक इंसान ने मुझे चकमा देकर भाग गया।
लेकिन अब मैं तुम्हारा खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगा। विनय ये सुनकर चौंक जाता है और वो मन में सोचता है, कहीं वो मेरे भैया तो नहीं है जो 2 दिन पहले आया था। इतना सोचकर विनय डर पर काबू पाते हुए चालाकी से बोलते हैं, अरे आदमखोर भाई साहब, आपको मेरा खून पीकर क्या मिलेगा? मैंने तो वैसे ही कई दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। मेरे अंदर खून की एक बूंद भी नहीं है। तभी आदमखोर भ्रमित होकर बोलते हैं, तू क्या मुझे मूर्ख बना रहा है? नहीं आदमखोर भैया, मैं तो आपका ही भला सोच रहा हूँ। मैं जंगल से कुछ फल फूल खाकर अपना खून बना लेता हूँ, फिर आप मेरा खून पी लेना। ठीक है, पर थोड़ा जल्दी खून बना कर आना। चालाकी से विनय तुरंत वहां से भाग लेता है और उस गुफा के सामने पहुंचता है और वो भी मन में सोचता है, अब मुझे भैया और गुप्तधन को किसी हाल में ढूंढना ही होगा। विनय इतना सोचकर वो गुफा में चला जाता है और उसे भी सामने 2 रास्ते दिखाई देता है, एक उजाले वाला और दूसरा अंधेरे वाला। ये देखकर विनय खुद से बोलते हैं, जीवन में हमेशा अंधकार के बाद ही उजाला आता है। मुझे इस अंधेरे वाले रास्ते पर जाना चाहिए। विनय इतना बोलकर अंधेरे वाला रास्ते पर चला जाता है। थोड़ा आगे चलते ही रास्ता अचानक रोशन हो जाता है और वो एक शांत स्थान पर पहुंच जाता है जहां एक अघोरी बाबा ध्यान लगाए बैठे थे। विनय अघोरी को देखकर उससे कहता है, बाबा, आप कौन हैं? तभी अघोरी आंखें खोलकर बोलते हैं, तो तुम आ ही गए बेटा। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मैं सब जानता हूं, तुम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हो, इसीलिए तुम यहां तक पहुंच पाए। तभी बाबा अपनी शक्ति से गुप्त धन दिखाते हैं और विनय उसी क्षण हाथ जोड़कर अघोरी से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, पर मुझे इस धन से अलग भी कुछ चाहिए। मेरे भैया सूर्यकांत इस धन के लालच में यहाँ आए थे। मैं उनको भी अपने साथ वापस लेकर जाना चाहता हूँ। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हारे साथ गलत किया है, फिर भी तुम उसे अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। हाँ बाबा, जैसा भी है, पर वो हैं तो मेरे बड़े भाई। विनय की ऐसी बात सुनकर अघोरी मुस्कुराते हुए बोले, भाई के प्रति ऐसा प्रेम देखकर मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम सच्चे अर्थों में धन के अधिकारी हो। तुम अपने बड़े भाई को साथ लेकर जा सकते हो। अघोरी अपनी शक्ति से कुएं में तड़पते हुए सूर्यकांत और धन सहित तीनों को झोपड़ी के पास पहुंचा देते हैं। सूर्यकांत और विनय अचानक अपनी झोपड़ी के पास खड़े हैं। सूर्यकांत होश में आता है तो खुद को अपने छोटे भाई के घर में पता है। ये देखकर सूर्यकांत हक्का बक्का रोते हुए बोलते हैं, मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। लालच में मैं इतना अंधा हो गया था, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। विनय सूर्यकांत को गले लगाकर उससे कहता है, अरे आप मेरे बड़े भाई हो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। अपने परिवार को एक साथ देखकर माँ दोनों बेटों को गले लगाकर बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, मेरे दोनों बेटे सही सलामत लौट आए। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। सूर्यकांत उस दिन से लालच करना हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देता है।